नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। चाहे वो ख़ास खबरें हों, ब्रेकिंग न्यूज़ हो या फिर खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से होता है। नाज़रीन, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़ाना सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक शाया करता है, जिसका मकसद आवाम की रहनुमाई होता है। नाज़रीन, हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है और वो सिलसिला ये है कि आपको आज की चाँद की तारीख़ से वाकिफ़ करवाना होता है। तो बहरहाल आज जो चाँद की तारीख़ है वो 3 रबीउल अव्वल है 1448 हिजरी। और जहाँ तक आज की हदीस मुबारक का सवाल है, हम चलते हैं आपको हदीस मुबारक सुनाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी गरीब मुसलमान को कपड़ा पहनाने वाला अल्लाह ताला के पर्दे में है जब तक गरीब के बदन पर कपड़े का एक तार भी मौजूद है। तो बहरहाल नाज़रीन, दीन इस्लाम में ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि गरीबों को खाना खिलाना यानी भूखों को खाना खिलाना और नंगों को कपड़े पहनाना यानी गरीबों को कपड़े पहनाना बहुत ज़्यादा फजीलत रखता है, बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि आज से ही हम इस बात का अहद करेंगे कि हम जो भूखे हैं उन्हें खाना खिलाएँगे, जो नंगे हैं उन्हें कपड़े पहनाएँगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी खिदमत खल्क़ है और ये सबसे बड़ी इबादत है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको हम लिए चलते हैं खबरों की तरफ और आपको बताते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जा रहा है कि वो आजकल बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत मायूसी का शिकार है। एक तरफ आप देखेंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी ने उनकी नाक में दम कर दिया है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी है। राहुल गांधी हर रोज़ एक नया मसला उनके लिए पैदा करते जा रहे हैं। शर्मिंदगी का बायस बनता जा रहा है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए। और आपको ये भी बता दूँ कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह पार्लियामेंट के मानसून इजलास में शिरकत की हिम्मत नहीं कर सके, अपोजिशन का सामना करने की हिम्मत नहीं कर जुटा सके। और आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह शर्मसार कर दिया प्रियंका गांधी ने और राहुल गांधी ने हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को। और आप अंदाज़ा ये भी कीजिए कि पार्लियामेंट में जिस तरह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया गया, उसी तरह पार्लियामेंट के बाहर भी आपने देखा कि किस तरह मोदी को यानी मजाक का मौजू बना दिया गया था और उनका मजाक उड़ाया जा रहा था और उनके बारे में कहा जा रहा था कि बेचारा अब बहुत मायूस हो गया है। नाज़रीन, आपको वो मंजर याद होगा, पार्लियामेंट मानसून इजलास में अपोजिशन ने अपने हाथों में छोटे छोटे बंदर थामे हुए थे जिस पर लिखा था 56 इंच का छोटा बंदर। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का, फिर बीजेपी के अंधे भक्तों का जिस अंदाज में अब सारे मुल्क में मजाक उड़ाया जा रहा है, अब ऐसा लगता है कि मोदी जी के ख़राब दिन आ गए हैं, अच्छे दिन जा चुके हैं। और आपको ये बता दूं कि न सिर्फ मोदी के बल्कि अमित शाह के भी ख़राब दिन आ चुके हैं, क्योंकि आरएसएस के बारे में ये कहा जा रहा है कि मोदी और अमित शाह को जोड़ी को लेकर आरएसएस में काफ़ी तशवीश पाई जाती है और ये कहा जा रहा है कि ये दोनों संघ परिवार को यरगमाल बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं और एक ही रियासत की आपको बता दूं कि इजारतदारी चाहते हैं। इस तरह के तासुरात अब आरएसएस में भी फैलने लगे हैं। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में यूम जश्न आज़ादी के मौके पर लाल किले से तकरीर करते हुए किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, किस तरह के कमेंट्स किए, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। उन कमेंट्स पर अब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया जा रहा है। दिमागी नक्सल, अब दिमागी, पहले तो अर्बन नक्सल उन्होंने कहा, और जो भी उनसे सवाल करता था, जो भी उन पर तनकीद करता था और जो भी उनके नाकामियों को खुरच कर बताया करता था, वाज़े तौर पर बताया करता था, तो वज़ीर आज़म चिढ़ जाया करते थे, वज़ीर आज़म बौखलाहट का शिकार हो जाया करते हैं। अब डी राजा ने यह बात कही है, तो वह कहने का मतलब है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी क्या हकीकत में बौखलाहट का शिकार हो गए हैं? इसका अंदाज़ा आप वज़ीर आज़म की लाल किला की तकरीर से लगा सकते हैं। हम तो कुछ नहीं बताएंगे, आप लगा लीजिए। और दूसरी अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अर्बन नक्सल पहले कहा करते थे उन लोगों को जो उनसे सवाल करते थे, उन लोगों को जो उनसे सवाल करते हुए पूछते थे कि आखिर आप हिंदुस्तान को कहाँ ले जा रहे हैं, किधर ले जा रहे हैं। तो बहरहाल अर्बन नक्सल के बारे में अब अपोजिशन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कहा कि ये इनकी बौखलाहट का सबूत है, ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, परेशान हैं और कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कह रहे हैं, ये अपोजिशन ने बात कही है। तो ये पहली खबर थी। और नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, उन्होंने जिस अंदाज में अर्बन नक्सल की बात की है, जयराम रमेश हो या डी राजा हो, उन्होंने इन दोनों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का
निशाना बनाया और कहा, खास तौर पर CPI लीडर जो है डी राजा, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि मोदी के तबसरे कुछ और नहीं बल्कि उनके खिलाफ बोलने वालों को धमकाना है। मोदी जी धमकी दे रहे हैं। जैसा कि उन्होंने ये कहा कि मोदी जी ने उनकी हुकूमत ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, मुल्क के कोने कोने से जंगलात से नक्सलाइट्स को खदेड़ कर निकाल दिया है, उनका खात्मा कर दिया है। और लेकिन अब उन नक्सलाइट्स की बजाय, अब अर्बन नक्सल की बजाय अब दिमागी नक्सल पैदा हो गए हैं जो हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, अगर हुकूमत पर तनकीद नहीं करें तो क्या करेंगे? अब नीट में आपने देखा कि एक नहीं दो मरतबा आपने गड़बड़ी की, फिर मनसूख कर दिया गया। आपके दौरे हुकूमत में आप देखेंगे कि पहले तो नीट की बात करते हैं, तो बहरहाल नीट के मनसूख करने के नतीजे में एक नहीं दो नहीं कम से कम 25 बच्चों ने अपनी ज़िंदगियों का खात्मा कर लिया, यानी खुदकुशी कर ली। तो आप ये बताइए, ये आपकी नाकामी नहीं है तो क्या है? क्या ऐसे में आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो जिन बच्चों ने खुदकुशी की है उनके वालिदैन को या उनके ख़ानदानों को फ़ीस 1 करोड़ रुपये अदा करें, मुआवजा अदा करें? लेकिन आपने अभी तक खाली ऐलान किया है, कुछ नहीं किया। तो ये सोचने वाली बात है, क्या आप उनके बच्चों की ज़िंदगियाँ वापस ला सकते हैं? हरगिज़ नहीं ला सकते। फिर आप किस हैसियत से अर्बन नक्सल कहते हैं? अब जब आपकी दुखती रग पर हाथ रखते हैं और ये कहते हैं कि भाई आपने ये नाकामी का मुजाहरा किया है, तो आपको तो ये अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपकी नाकामियों की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। अब तो रामदेव भी कहने लगे हैं कि अगर आप जो तालीमी निज़ाम में खामियां पाई जाती हैं उसे दूर नहीं करेंगे तो मुझे एहतजाज करना पड़ेगा। तो क्या आप क्या रामदेव को भी इसी तरह की बातें कहेंगे? ये एक सोचने वाली बात है। इसके अलावा आप बताइए कि आपके दौरे हुकूमत में अपोजिशन कायदीन के मुताबिक 152 जो है पेपर लीक हुए हैं, बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं और बदनवानियाँ हुई हैं। तो फिर आप अपनी इस नाकामी को कबूल क्यों नहीं करते? ये एक सोचने वाली बात है। तो कहने का मतलब है, आप सवाल बर्दाश्त नहीं करते, आप तनकीद बर्दाश्त नहीं करते, आप ये बर्दाश्त नहीं करते कोई आपको ये बताए कि भाई आपके ये खामियां हैं, आपको यहाँ पर पेवन लगा हुआ है, यहाँ पर फटा हुआ है। अगर आपको कोई बताता है तो आपको परेशानी हो जाती है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको एक अजीम इंसान बनना चाहिए, उसी तरह जिस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू एक अजीम इंसान थे, आपको उस तरह बनना चाहिए। आपने अपनी तकरीर में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया, गांधी जी का नाम लिया, तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि आप हर नाकामी के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार करार देते थे, लेकिन आपने अपनी तकरीर में नेहरू का नाम लिया और उनको श्रद्धांजलि पेश की, उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप RSS के रहो या संघ परिवार के रहो या संघ परिवार के बाहर रहो या आप नाथूराम गोडसे को चाहने वाले रहो, आपको तो ये करना ही पड़ेगा। आपको राजघाट जाना ही पड़ेगा, आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू को खिराज अक़ीदत पेश करना ही पड़ेगा। ये एक अहम चीज़ है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब लिए चलते हैं। आपको बताते हैं कि पहले से ही नीट में आपने, जैसा कि मैंने आपको सुनाया है कि कैसे नीट में बेज़ाब्तियाँ की गई, फिर मनसूख कर दिया गया, फिर 25 से करीब बच्चों ने खुदकुशियाँ कर ली। उसके बाद आपको बता दूँ कि ज़बरदस्त जंतर मंतर पर एहतजाज हुआ, बच्चों के साथ मारपीट की गई, बच्चों पर जुल्म किया गया, तलबा को यानी अजीब गरीब अंदाज में उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, पैलेट गन से उन पर गोलियाँ चलाई गई, यहाँ तक कि ऐसे लाठियाँ इस्तेमाल की गई जिन पर कील लगे हुए थे यानी नेल्स लगे हुए थे, उनसे बच्चियों को मारा गया। फिर उसके बाद ऐसे लाठियाँ बैटन इस्तेमाल किए गए जिसमें शौक होता है, तो यानी जब भी किसी को मारते हैं तो शौक भी लगता है, शॉट भी लगता है। तो बहरहाल इस तमाम मजालिम के बाद आपको बता दूं कि सुधरने का तो नाम लेना चाहिए, लेकिन NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसने अब आपको किस कदर यानी आपको बताता हूँ गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। UGC नेट के कुछ इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए हैं। कौन से इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए हैं? अंग्रेज़ी का, फिर आपको बता दूं सोशियोलॉजी का, और दूसरा एक पेपर है, वो 3 एग्ज़ाम मनसूख कर दिए गए हैं, जिस पर राहुल गांधी ने फिर बरहमी का इजहार किया है। एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया है और कहा कि ये पेपर लीक और इंतखाबात इम्तिहानात में जो बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं उसको लेकर पहले ही हम यानी तलबा
برادری پریشان ہے اور اپوزیشن بھی مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ اب آپ نیٹ میں دیکھیے، یو جی سی نیٹ میں انگریزی کا، کامرس کا اور سوشیالوجی کا پیپر منسوخ کر دیا گیا، اور اب یہ کب کیا جا رہا ہے؟ سپٹمبر میں پھر اس کا دوبارہ انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ اس سے نقصان کس کا ہوا ہے؟ اس سے نقصان بچوں کا ہوا ہے، اور اس کا فائدہ کس کا ہوا ہے؟ اب اندازہ کیجئے، راہل گاندھی کہتے ہیں بچے سالوں بھر تمام تیاری کرتے ہیں، فیس بھرتے ہیں، فارم بھرتے ہیں، دور دراز مقامات پر جا کر مراکز سے جو امتحان ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے ایگزام لکھنے جاتے ہیں، پھر لکھ کر آتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے بھائی یہ منسوخ کر دیے ہیں پیپرز۔ اور یہ پیپرز کب ہوئے ہیں؟ راہل گاندھی کہتے ہیں کہ 22 اور 30 جون کے درمیان میں پیپرز ہوئے تھے۔ اب وجہ کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اس میں پرانے کوسچنز جو ریپیٹڈ تھے اسے دوبارہ ریپیٹ کر دیا گیا۔ تو یہ کس کی غلطی ہے؟ این ٹی اے کی غلطی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال ناظرین، راہل گاندھی تو یہ بات کہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ غلطی این ٹی اے کرتا ہے اور اس کی سزا بچوں کو بھگتنی پڑتی ہے۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ مودی حکومت کس قدر کامیابی سے حکومت چلا رہی ہے۔ ناظرین، ایک بریکنگ نیوز یہ بھی ہے، خاص خبروں میں بتاتا ہوں کہ مغربی بنگال کے پیر بھوم میں واقع ہوٹل میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 7 افراد اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ صبح 5 بجے تارا پیٹ مندر، یعنی اس علاقے میں کالی مندر ہے، اس علاقے میں یاتری جمع ہوئے تھے اور یہ 4 منزلہ ہوٹل کی پہلی منزل پر یہ واقعہ پیش آیا۔ نتیجے میں لوگوں کا دم گھٹ گیا اور جو یاتری تھے اس میں، ان یاتریوں میں سے 7 افراد اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہوٹل مینجمنٹ کا دعویٰ ہے، یعنی ہوٹل انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ یہ واقعہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ پولیس تو تحقیقات کر رہی ہے اور اس تحقیقات کے بعد پولیس کیا جواب، یعنی کیا نتیجہ نکالتی ہے۔ ایک اہم بات ہے کہ اچھا ہوا کہ وقت پر فائر بریگیڈ کی جو گاڑیاں ہیں وہاں پر پہنچ گئی اور پہنچ کر انہوں نے آگ پر قابو پا لیا۔ اور یہ واقعہ آپ کو بتا دوں کہ صبح 5 بجے یہ واقعہ پیش آ رہا، صبح سو رہے تھے، ایسے میں اب یہ اس میں جو مہلوکین کی تعداد ہے وہ 20 سکتی تھی۔ تو بہرحال یہ واقعہ بہت ہی افسوسناک بلکہ وحشتناک واقعہ تھا، لیکن پھر بھی فائر بریگیڈ والوں نے قابو تو پا لیا ہے۔ ناظرین، ایک اور خبر آ رہی ہے اور وہ خبر ہے بہار کے لکی سرائے کے مشہور اشوک دھام مندر میں اچانک بھگدڑ مچ گئی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بجلی کا تار گرنے کے نتیجے میں یہ بھگدڑ مچ گئی۔ نتیجے میں کم از کم 7 افراد اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 12 سے لے کر 15 افراد کو جو زخمی ہو گئے ہیں اسپتال میں بھرتی کر دیا گیا ہے، جن میں سے بعض کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں ناظرین، اس کے لیے حکومتیں ذمہ دار ہوتی ہے، اس کے لیے انتظامیہ ذمہ دار ہوتا ہے، اور ایسے میں جہاں پر آپ کا مذہبی مقامات ہوتے ہیں، جہاں پر لوگوں کے بہت زیادہ جمع ہونے کے امکانات پائے جاتے ہیں، وہاں پر انتہائی یعنی سلیقے کے ساتھ پورے یعنی پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ انتظامات کیے جانے چاہیے، لیکن اس طرح کے انتظامات نہیں کیے جاتے۔ بہار میں بی جے پی کی حکومت ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بہار کے بارے میں خود تیجسوی یادو کا کیا کہنا ہے۔ یہ تیجسوی یادو تھے، انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ یہ بدعنوانیوں کا مرکز بن گیا ہے، خاص طور پر تعلیمی شعبے میں۔ تو بہرحال ناظرین، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں وزیر اعظم کی طرف، اور وزیر اعظم نے دماغی نکسل کا جو لفظ استعمال کیا ہے، اسے کوائننگ آف ورڈز انگریزی میں کہا جاتا ہے، اور جو اصطلاح انہوں نے گھڑی ہے، عجیب و غریب باتیں ہمارے وزیر اعظم کرتے ہیں اور ایسے اپنے آپ کو بہت بڑا مخرج سمجھتے ہیں، بہت بڑا انانیت کی طرف وہ چل رہے ہیں، اور یقین مانیے کہ وہ دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتے۔ ایسے میں یہ میں نے کہہ رہا ہوں، یہ اپوزیشن قائدین کہتے ہیں، میں صرف آپ کو اپوزیشن کے قائدین کے جو خیالات ہوتے ہیں اس سے واقف کروا دیتا ہوں، اور وزیر اعظم کی حقیقت، ان کی اصلیت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو اپوزیشن کہتی ہے۔ اپوزیشن جو بھی کہتی ہے، خاص طور پر راہل گاندھی ہے، تیجسوی یادو ہے، اکھلیش یادو ہے، اور دوسرے ایون مہوا موئترا ہے اور ٹی ایم سی کے سربراہ ہے، تو بہرحال یہ جو تمام جو لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو بہرحال دماغی جو نیکسل کا لفظ یا اصطلاح وزیر اعظم نریندر مودی نے استعمال کی ہے، اس کو لے کر کافی ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اب آپ کو بتا دوں، جیسے ہی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا دماغی نیکسل، یہ لفظ جیسے ہی سنتے ایک پارٹی وجود میں آ گئی، اور دماغی
नक्सल जनता पार्टी का वजूद अमल में आया। उसी तरह जिस तरह आपने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने जिस अंदाज में बेरोजगार नौजवानों को ये कहा कि वो जंगेरों की तरह है, कॉकरोचेस की तरह है, तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी का क़याम अमल में आया और देखते ही देखते इंस्टाग्राम पर बीजेपी के फॉलोअर्स से कहीं ज़्यादा कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स बन गए। और उसका नतीजा क्या निकला आप अच्छी तरह जानते हैं कि मोदी हो या अमित शाह हो, कुछ बोलने के काबिल तक नहीं रहे। अब मोदी जी का हाल, अमित शाह जी का हाल ये हो गया है कि उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। और अगर ये ऊंट पर भी बैठते हैं तो कहा जाता है, एक मशहूर है, यानी एक मिसाल मशहूर है, एक मसल मशहूर है कि भाई अगर आप कुत्ते पर भी, आप ऊंट पर भी बैठते हैं तो कुत्ता काट लेता है। तो आप यकीन मानिए कि मोदी जी का भी ऐसा ही दौर चल रहा है। सितारे गर्दिश में हैं और ऐसा लगता है कि हालात और आने वाले दिनों में ख़राब हो सकते हैं। एक तरफ आरएसएस ने उनकी नाक में दम कर दिया है, दूसरी तरफ बच्चों ने, तीसरी तरफ एक भाई बहन यानी राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने तो उनके ऐसे नाक में दम कर दिया है कि परेशान होकर वो एक एक बजे रात को भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बच्चों के नाम पैगाम दे रहे हैं। तो बहरहाल अब नक्सल दिमागी पार्टी जो है वो वजूद में आ चुकी है। और आपको ये बता दूं कि जहां तक नक्सल दिमागी पार्टी का सवाल है, एक दिन में उसके तकरीबन 1.6 लाख जो है फॉलोअर्स पैदा हो गए, लेकिन अचानक वो डिसअपियर भी हो गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि मोदी को उनके मशीरों ने ये कहा कि भाई आप अच्छे खासे थे, ऐसा क्यों किया आपने। नक्सल दिमागी पार्टी अपोजिशन को भी एक मौका मिल गया है और नए जो बच्चे जो हैं जेनजी है वो भी आपका मजाक उड़ा रहे हैं। तो बहरहाल आप जैसा कि मैंने कहा कि ऊँट पर भी बैठते हैं तो कुत्ता काट लेता है। तो बहरहाल मोदी जी के हालात बहुत फिलवक्त ख़राब दिखाई देते हैं। और एक बात मोदी जी दावा कर रहे हैं कि मैंने या उनकी हुकूमत ने नक्सलाइट्स तहरीक का खात्मा कर दिया है। नक्सलाइट तहरीक का भी खात्मा नहीं हुआ। जब तक नाइंसाफ़ी जारी रहेगी, जब तक जुल्म और जबर जारी रहेगा, वो नक्सलाइट्स अभी तक ख़त्म नहीं हो सकेंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको ये बताना ज़रूरी है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो बात करते हैं वो ऐसे अंदाज में करते हैं जैसे कि अभी हो जाएगा। मिसाल के तौर पर उन्होंने 2014 में ये वादा किया था कि हम बैरूनी ममालिक के बैंकों में जमा जो काला धन है, सियाह धन है, उसे वापस लाएंगे और हर हिंदुस्तानी के बैंक अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा कराएंगे। ये वादा था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने ये वादा खिलाफी की है, ये वादा पूरा नहीं किया। 12 साल भी हो चुके हैं। और आपको ये भी बता दूं कि अमित शाह ने इस बारे में कहा कि वो तो एक जुमला था। तो अब बहरहाल आने वाले दिनों में अब जो जेनजी है वो ऐसे जुमले इस्तेमाल करेगी कि फिर ये जुमला था कहने वाले खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हकीकत में वो जुमला था। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि दिमागी नक्सल, अब दिमागी नक्सल पूरे हिंदुस्तान में फैल रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर जो इमेज हिंदुस्तान का इंदिरा गांधी ने बनाया था, राहुल गांधी के वालिद राजीव गांधी ने बनाया था और पीवी नरसिम्हा राव ने बनाया था, या फिर आप देखेंगे सबसे बेहतरीन डॉक्टर मनमोहन सिंह से ने बनाया था, उसको पूरी तरह बदल कर रख दिया है मोदी ने। अब अंदाजा कीजिए कि हिंदुस्तान फ़लस्तीनी काज की ताईद व हिमायत किया करता था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है वो इसराइल की ताईद व हिमायत कर रही है। इस कदर दुश्मनी आप अंदाज़ा कीजिए। उसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस्लामी ममालिक और मुस्लिम ममालिक जाते हैं और वहाँ के जो आला तरीन सिविलियन एजाज़ात होते हैं वो हासिल करके आते हैं। तो इसके फिर आप अंदाज़ा कीजिए कि फिर उसके ख़िलाफ़ जाकर, फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जाकर इसराइल की मदद भी करते हैं। तो बहरहाल इस तरह नहीं होना चाहिए और हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान की जो यानी पॉलिसी रही है, खारजा पॉलिसी, उसी को जारी रखना चाहिए। इवन अटल बिहारी वाजपेयी जो बीजेपी के कद आवर लीडर थे, कद आवर लीडर और वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके, उन्होंने आपको बता दूं कि फ़लस्तीनी काज की तायद की थी। तब के हमारे मोदी जी जो है बबांगे दहल इसराइल को फादरलैंड कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं, इसके लिए हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि अगर इसके लिए रिसर्च करेंगे तो इसके लिए भी कई हज़ार करोड़ रुपए का बजट हमारे
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट मुख्तस कर देगी सालाना बजट में, यूनियन बजट में। क्योंकि आपको बता दूं कि यहाँ पर गाय के गोबर और यूरिन जो है, पेशाब, उस पर रिसर्च के लिए हज़ारों करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि अक्सर आपसे कहा जाता है कि भाई आपका पैन कार्ड अपने व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए, व्हाट्सएप के ज़रिए फॉरवर्ड कर दीजिए। कभी आपसे कहा जाता है कि भाई ये ज़रूरी है कि आपका आधार कार्ड सेंड कर दीजिए, तो आप फौरी आधार कार्ड और पैन कार्ड है और या स्टेट बैंक, कोई भी बैंक हो तो उसका बैंक अकाउंट होता है, वो फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ऐसा करेंगे तो आप को बहुत ज़्यादा यानी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। वैसे भी नाज़रीन, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट बराए साल 2024-25, उसमें बताया गया है कि जो बैंकिंग फ्रॉड है उसके तकरीबन 23,953 जो वो बैंकिंग फ्रॉड के वाक़यात पेश आए हैं, जिनमें कम अज़ कम 36,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लोग 36,000 करोड़ रुपए से महरूम हो गए। ऐसे में बहुत ही सोच समझकर आपको अपना जो पैन कार्ड है, अपना आधार कार्ड है और बैंक का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, वो जो है बहुत ही एहतियात से रवाना करना चाहिए। क्योंकि बाज़ आप देखिए लोकल एजेंट होते हैं, लोन एजेंट होते हैं, या फिर आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी ब्रोकर्स होते हैं, या होटल में भी आपसे पूछा जाता है कि भाई ज़रा आपका आधार कार्ड फॉरवर्ड करो। फॉरवर्ड मत कीजिए, आप बताइए उसको आधार कार्ड, ये ऐसा कर सकते हैं। वरना देखिए कि ये अगर कोई दयानतदार शख्स होगा तो वो आपको ईजी ले लेगा, इग्नोर कर देगा आपके आधार कार्ड वगैरह को। लेकिन अगर कोई मक्कार होगा तो समझिए, या गलत हाथों में पड़ जाए तो समझिए कि आपके हालात ख़राब हो सकते हैं और आप माली धोखेधड़ी का शिकार हो सकते हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे हालिया अरसे के दौरान किस तरह लोगों को लूटा जा रहा है। खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट मैंने आपको बताई है 2024-25 की, जिसमें वाज़े तौर पर कह दिया है कि 23,953 बैंकिंग फ्रॉड के वाक़यात पेश आए हैं, 36,000 करोड़ का इसमें नुकसान हुआ है। तो ऐसे में आपको बहुत ही सोच समझ कर कार्रवाई करनी चाहिए, वरना आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल नाज़रीन, हम SIR की तरफ चलते हैं और SIR के बारे में आपको बताते हैं कि तेलंगाना की फहरिस्त राय दहिंदगान का जो मसवदा है वो हो सकता है कि आज जारी होगा और हमारा ये प्रोग्राम जारी है, और हो सकता है कि आने वाले चंद घंटों में जारी किया जा सकता है। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक एतराज़ है और दावों का सवाल है, आप एतराज़ भी कर सकते हैं, दावे भी कर सकते हैं, आपको वक्त दिया जाएगा। और इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके नामों में, खाली नेम्स में अगर मिस्टेक्स होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं या हिज्जों की गलतियां होती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे कि तेलुगु जो स्पेलिंग है वो तो सही है, लेकिन अंग्रेज़ी में गलतियां पाई जाती हैं, तो मामूली गलतियां होती हैं, वर्ड्स की गलतियां होती हैं। अगर ये गलतियां अगर दूर कर ली जाए तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको मौका भी दिया जा रहा है। ये सबसे अहम बात है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक महकमे मौसमियात का सवाल है, ये कहा जा रहा है कि बारिश हो सकती है, यानी इम्कानात पाए जाते हैं, लेकिन आपने देखा कि पिछले 3 दिनों के दौरान बारिश नहीं हुई है। और इस सिलसिले में वेदरमैन बालाजी का आप जो प्रेडिक्शन करते हैं, पेशकशी करते हैं मौसमी, वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। आप अक्सर किसान जो होते हैं, अक्सर जो सरकारी अहदेदार होते हैं, इवन आप देखेंगे कि हमारी रियासती कैबिनेट का मामला भी हो तो वो लोग भी टी बालाजी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। और ये बालाजी जो है वो वेदरमैन है, कम उम्र लड़का है और वो पेशकशी बिल्कुल सही करता है, मौसमियात से कहीं ज़्यादा सही करता है। तो ये चीज़ें हमने आपको बताई है और आपको ये भी बताते हैं कि आपको करना क्या है। तो बहरहाल हम SIR की बात कर रहे थे, तो अब देखना ये है कि SIR में आपके नामों में जो गलतियां हैं, आपके एड्रेस में जो गलतियां हैं, उसे आसानी से दूर कर लिया जा सकता है। और आप लोग अफवाहों पर तवज्जो ना दीजिए कि फ़लाँ हल्के में इतने वोटर्स के नाम काट दिए गए, फ़लाँ हल्के में इतने वोटर्स के नाम काट दिए गए। SIR के अमल के ज़रिए आपको बता दूं कि ऐसा हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है या मनसूबाबंद अंदाज में किया जा रहा है, एक साजिश के तहत किया जा रहा है? इसका जवाब आपको बिहार से मिल सकता है। बिहार में तकरीबन 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए, जिसमें भी BJP
کہ مخالفین کے اور مسلم ووٹرز کے نام تھے اور ایسے لوگوں کے سیکولر ووٹرز کے نام تھے، ان کو حذف کر دیا گیا۔ اسی طرح آپ کو بتا دوں کہ 90 لاکھ سے زائد ووٹرز کے نام مغربی بنگال میں حذف کیے گئے، جس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح ممتا بنرجی کو شکست دی گئی ہے۔ پیراملٹری فورسز اتارے گئے وہاں پر، اور ایسا لگ رہا تھا کہ صرف اور صرف ممتا بنرجی کو ہر حال میں ہرانا ہے، اور ہرانے میں بی جے پی کامیاب ہو گئی۔ لیکن اخلاقی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ ممتا بنرجی کی جیت ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ممتا بنرجی اور بی جے پی کے درمیان جو کامیابی کا فرق ہے وہ 15 لاکھ سے لے کر 18 لاکھ ووٹرز ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کیسے وہاں پر جان بوجھ کر جو حقیقی ووٹرز ہیں ان کے نام بھی حذف کیے گئے، جو اچھی بات نہیں تھی، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ہاں لیکن آپ کو بتا دوں کہ راہل گاندھی جیسے قائدین، پرینکا گاندھی جیسے قائدین، اکھلیش یادو جیسے قائدین یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ہمارے مودی جی اور امت شاہ کے اشاروں پر یہ کام کیا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن اس بات کی تردید کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ الیکشن کمیشن کی آزادی پر، اس کی شفافیت پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن بی جے پی حکومت کے اشاروں پر کام کر رہا ہے۔ اگر عہدیداروں کو ڈرایا جاتا رہے گا، وہ ڈرتے رہیں گے، تو سمجھیے مرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خاص خبریں اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔